Okay जी, so we are in week 2 and it's lecture number 2. हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है. अच्छा, टॉपिक आज का देख लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है. हमने अभी तक जो काम किया है, हमने इंस्टेंसेस क्रिएट किए, वहाँ पे कुछ कोड चलाया हमने, PHP का कोड, और S3 बकेट्स वगैरह यूज़ की. ठीक है, तो वो तो सिंपल स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए था. आज जो हम काम करते हैं, हम एक PHP प्लस MySQL बेस एक एप्लीकेशन होगी, छोटी सी होगी. लेट्स से एक क्यूरी लिख लेंगे, एक टेबल क्रिएट करके क्यूरी करके, और वहाँ से डेटा फेच कर लेंगे. तो ये PHP प्लस MySQL एप्लीकेशन को हमने डिप्लॉय करना है. अच्छा, डिप्लॉय हमने करना है, और वो डिप्लॉय ऐसे करना है कि हमें फ्रंट एंड और बैक एंड को सेपरेट करना है. फ्रंट एंड जो हमारा होगा उसको हम EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय करेंगे. मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पे आपका PHP का कोड होगा, और एक दूसरा इंस्टेंस हम बनाएंगे RDS के नाम से, रिलेशनल डेटाबेसेस. ये भी एक इंस्टेंस है. इस इंस्टेंस पे आपका क्या होगा? इस इंस्टेंस पे आपका डेटाबेस होगा. ठीक है, दो डिफरेंट इंस्टेंस होंगे. अब ये जो इंस्टेंस है ना, ये EC2 इंस्टेंस, ये पब्लिकली अवेलेबल होगा. पब्लिकली अवेलेबल क्या है इसे? पब्लिकली अवेलेबल का मतलब ये है कि इसको आप ब्राउज़र से लेट से एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, यूज़र्स इसको देख सकते हैं, जो भी इसका एड्रेस होगा इसके थ्रू. RDS इंस्टेंस जो है ना, इसको आप यूँ कंसिडर करो कि ये प्राइवेट है. प्राइवेट से मतलब ये है कि डायरेक्टली इस RDS इंस्टेंस को कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा. ठीक है, हम क्या करेंगे? EC2 और RDS को कनेक्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि वैसे भी मतलब हम डेटाबेस का एक्सेस किसी को डायरेक्ट तो नहीं देते ना, किसी फ्रंट एंड के थ्रू देते हैं, जहाँ पे वो यूज़र कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करे, कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करे, उसके हिसाब से वो डेटा फेच करके उसको मिले. ठीक है, ये चीज़ें हैं. ये आज का हमारा कंटेंट है. ये आज हमने ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है इस तरह की. अब स्टेप्स ज़रा देख लेते हैं इसके क्या स्टेप्स होंगे, हमें क्या क्या करना है. ठीक है, नंबर 1 स्टेप आपका, लेट्स से चलो हम कहते हैं कि नंबर 1 स्टेप में हम RDS इंस्टेंस क्रिएट करते हैं. नंबर 2 स्टेप में हम वो क्रिएट करते हैं EC2 इंस्टेंस. ये दोनों कर लिए. अब हमें इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हमें कनेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप बनाना होता है. ठीक है, अब ये सिक्योरिटी ग्रुप वो है जहाँ पे हम बेसिकली, सिक्योरिटी ग्रुप का कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि यहाँ पर हम रूल्स डिफ़ाइन करते हैं. रूल्स डिफ़ाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम बताते हैं कि यहाँ पे 2 तरह के रूल्स होते हैं. एक को हम कहते हैं इनबाउंड रूल्स, और एक है आउटबाउंड रूल्स. तो आउटबाउंड रूल्स बाय डिफ़ॉल्ट हम वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल ट्रैफिक. इनबाउंड ये मतलब है कि इस मशीन को कहाँ से कौन सी ट्रैफिक एक्सेस कर सकती है. ठीक है, और आउटबाउंड रूल्स है कि यहाँ से ही डेटा कहाँ पे जाएगा. तो आउटबाउंड के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट वो आउटबाउंड के लिए उसने 0000 किया होता है ऑल ट्रैफिक के लिए. लेकिन इनबाउंड रूल्स हमें स्पेसिफाई करने हैं, जिसमें हमने बताना है. अब जैसे ये EC2 इंस्टेंस है, इसका इनबाउंड रूल क्या होगा? इसको हमने ब्राउज़र से एक्सेस करना है प्लस SSH के थ्रू. उसमें मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है. लेट्स ये 2 चीज़ें. जो RDS इंस्टेंस होगा उसका इनबाउंड रूल क्या होगा? उसको SSH अलाउ नहीं करना, उसको HTTP अलाउ नहीं करना. क्या अलाउ करेंगे? उसको हम अलाउ करेंगे कि जो EC2 इंस्टेंस है ये इसे एक्सेस कर सकता है सिर्फ. ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं. वापस ज़रा उस डायग्राम पे जाते हैं. ये EC2 इंस्टेंस जो है, इस पे जो रूल्स होंगे
जो इनबाउंड रूल्स होंगे वो हम डिफ़ाइन करेंगे। एक तो SSH, ताकि मैं इसको लोकल मशीन से कनेक्ट करके कन्फिग्रेशन कर सकूं, और दूसरा यहाँ पे HTTP, ताकि ब्राउज़र में आम यूज़र्स इसको एक्सेस कर सकें, मैं ब्राउज़र में से एक्सेस कर सकूं। यहाँ पे जो डेटाबेस वाला RDS इंस्टेंस है ना, इस पे ना मैं SSH करूँगा ना मैं HTTP करूँगा। इस पे मैं जो एक ही रूल मैं यहाँ पे करूँगा। वो रूल ये होगा कि मैंने एक पोर्ट बतानी है कि 306 पे इसके साथ कम्युनिकेशन होगी। करेगा कौन? ठीक है, तो मैं बताऊँगा कि यहाँ पे EC2 इंस्टेंस इसके साथ कम्युनिकेशन करेगा बस, और इसको कोई एक्सेस नहीं करेगा, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी। तो ये आपका एक तरह से 2 लेयर आर्किटेक्चर बन गया। हम आगे चल के, या मैंने कहते हैं आपको टास्क भी दीजिएगा, 3 लेयर आर्किटेक्चर बनाएंगे जिसमें 3 लेयर्स होंगे। तब तक हम नेटवर्क भी पढ़ चुके होंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्लाउड, सॉरी। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो स्टेप्स हमारे सिंपल हैं। हमने क्या करना है, पहले RDS, फिर EC2, फिर सिक्योरिटी ग्रुप। अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप एक भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं। हम 2 बनाएंगे, उसका सिक्योरिटी ग्रुप अलग, इसका सिक्योरिटी ग्रुप अलग। ये जब कर लेंगे, इसके बाद हम आएंगे, हम हमारी EC2 मशीन जो है, क्योंकि वो मशीन हमारा एज अ सर्वर काम कर रही होगी, ठीक है, फ्रंट एंड सर्वर कह लो, जहाँ पे हमारा यूज़र एक्सेस करेगा। तो उस पर हमने क्या करना है, उस पर हमने अपाची सर्वर को इंस्टॉल करना है, नंबर 1। उसके बाद हमने यहाँ पर अपाची के बाद हमने PHP का अगर कोड है तो PHP को चलाना है, PHP को हम इंस्टॉल करेंगे। नंबर 3, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम MySQL, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि MySQL हम यहाँ पे क्यों इंस्टेंस, ये जो EC2 इंस्टेंस है यहाँ पे हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। MySQL का कोड, ये MySQL जो है वो तो हमारे RDS पे है ना, तो इसलिए है कि MySQL हम इस मशीन पे करते हैं ताकि इस मशीन से हम उस मशीन को एक्सेस कर सकें, वहाँ पे टेबल्स क्रिएट कर सकें, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके पास MySQL का इंजन जब हम RDS इंस्टेंस क्रिएट करेंगे वो बन जाएगा, वो वहाँ पे सेटअप होगा। EC2 पे जैसे इसलिए करना है ताकि मैं यहाँ से उसको एक्सेस कर सकूँ, यहाँ से मैं क्यूरीज वहाँ पे भेज सकूँ, ठीक है। यहाँ से मैं उसको एक्सेस करके टेबल्स बनाऊँगा, उसमें डेटा एंटर करूँगा, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये काम हमने करने हैं। और उसके बाद सिंपली आप देखोगे कि हमारी एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय होती है। तो हम जाते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्लाउड पर, और सबसे पहले करते हैं हम RDS इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो RDS इंस्टेंस क्रिएट करना सिंपल 2-3 मिनट का काम है। सिंपल यहाँ पे आप जाएं RDS पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, साथ साथ ज़रा इसको नोट करें। देखिए, अभी तक आपने जितना कुछ देखा है ना, हम इसमें एक ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं VPC। जहाँ पे VPC की बात आती है हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। VPC मीन्स वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अभी हम हमारा क्रिएट किया हुआ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे। बाय डिफ़ॉल्ट एक अमेज़ॉन ने हमें दिया हुआ है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सबनेट्स होते हैं, सबनेट्स भी हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं अमेज़ॉन के, हम अपना कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो क्लास होगी ना हमारी, नेक्स्ट वीक में सेकंड क्लास, उसमें हम पहले तो VPC को समझेंगे और अपना नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। उसमें 4-5-6 डिफरेंट सबनेट्स हो सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा भी, और मैं इंशाल्लाह आपको उसकी थ्योरी भी डिटेल से करा दूंगा। तो उस वक्त मैंने क्रिएट किया भी हुआ है, ठीक है, लेकिन वो भी मैं उसको यूज़ नहीं करता क्योंकि आप कंफ्यूज हो। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो अमेज़ॉन वालों का है मैं उसको यूज़ करूँगा। तो अभी क्रिएट करने के लिए हमारा उस पर कंसर्न नहीं है, बस डिफ़ॉल्ट यूज़ करें। जब अपना बनाएंगे तो फिर आपको उसकी समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ RDS इंस्टेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर नेट स्लो नहीं होना चाहिए यार। अच्छा देखिए, स्टैंडर्ड क्रिएट, इजी क्रिएट, स्टैंडर्ड क्रिएट ही रहने दे। कौन सा RDBMS चाहिए? मैं कहता हूँ अभी फ़िलहाल मुझे MySQL चाहिए। MySQL को मैंने ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका वर्जन है, इंजन है कौन सा, सबसे लेटेस्ट रहे, ठीक है, लेटेस्ट ही रहे। प्रोडक्शन, डेव टेस्ट और फ्री टायर। हम फ्री टायर को यूज़ करते हैं ताकि हम फ्री में अपना काम निकाल सकें। अच्छा, डेटाबेस 2 इसका नाम है, आप नाम चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिफायर है, ठीक है। इस डेटाबेस इंस्टेंस को किस नाम से पहचाना जाता है? डेटाबेस 2 के नाम से, ठीक है। एडमिन, यूज़र का नाम हो गया, जैसे आप होते हैं ना यूज़र और पासवर्ड वगैरह। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या देते हैं? यूज़र नेम, पासवर्ड
और होस्ट का एड्रेस किस सर्वर पर है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें, तो मैं पासवर्ड एक सेट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं दोबारा पासवर्ड कंफर्म करता हूँ। अच्छा जी मैंने यूज़र बता दिया, पासवर्ड बता दिया, इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन पे कुछ नहीं करना। स्टोरेज पे हम कहते हैं कि 20 GB, जितनी GB रहे बस 20 रहे, ठीक है। मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ ऑटो स्केलिंग वगैरह को, ठीक है, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। अच्छा यहाँ पे अब आप देखो कनेक्टिविटी में, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट VPC, डिफ़ॉल्ट सबनेट ग्रुप, ठीक है, ये सब चीज़ें अभी डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक है। अभी हमने इस पर कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आप डोंट कनेक्ट टू एन EC2 कंप्यूटर रिसोर्स, इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं कि इसको कनेक्ट ही ना करो, हम कह रहे हैं अभी के लिए कनेक्ट ना करो, मैं मैनुअली EC2 से RDS को कनेक्ट करूँगा। तो ये भी इसी तरह है। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सबनेट ग्रुप और जो VPC है ये भी डिफ़ॉल्ट है, ये अमेज़ॉन की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप डिलीट ना करें। लेट्स से जब आप फॉर द फर्स्ट टाइम AWS पे काम कर रहे हैं तो आपने ये VPC डिफ़ॉल्ट जो इसको डिलीट नहीं करना, क्योंकि इसके बगैर आप फिर कुछ कर नहीं सकोगे। हाँ, उस वक्त डिलीट कर दो जब आपने अपना VPC क्रिएट किया हुआ है। जैसे मैं अगर आपको बता दूँ यहाँ पर, तो मैं अगर अब लेट्स से ये डिफ़ॉल्ट वाला डिलीट कर भी दूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर सॉरी, चले यहाँ पे देख लेंगे, मैंने अपना VPC क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो VPC उधर ही चलते हैं, जैसा आपको बताने के लिए कि ये VPC है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और यहाँ पे आप जाएं तो यहाँ पे VPCs, ये जो एक है माई VPC जो नाम है, ये मैंने क्रिएट किया है, अपना एक नेटवर्क बनाया है जिसमें हाँ, इसमें 4 सबनेट्स हैं, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट सबनेट्स हैं, और IPs वगैरह सब कुछ सेटिंग इसकी की हुई है। तो ये मेरा अपना है, ठीक है। तो मैं अभी इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी इसको यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट टू कि आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पर, ये चीज़ें मैंने डिफ़ॉल्ट बना दी। पब्लिक एक्सेस, इसको नो ही रहने देना है। नो रहने इसलिए देना है कि हम नहीं चाहते कि आउटसाइड द VPC कोई इससे इसके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। हम चाहते हैं सिर्फ EC2 इंस्टेंस ही इस RDS के साथ कनेक्ट हो। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जब भी हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं चाहे RDS और EC2 इंस्टेंस, वो है उसका सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। चूज़ एग्जिस्टिंग, और एग्जिस्टिंग को हम देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग में मेरे पास अभी अच्छा डिफ़ॉल्ट ही है। क्रिएट न्यू करते हैं, ठीक है। एक नया सिक्योरिटी ग्रुप हम बनाते हैं। हमने कहा था 2 सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, एक DB इंस्टेंस के लिए और एक एक RDS इंस्टेंस के लिए और एक आपके उसके लिए EC2 इंस्टेंस के लिए। तो इसको सिक्योरिटी ग्रुप को मैं नाम देता हूँ CC क्लाउड, क्योंकि इस तरह मैंने कुछ और भी बनाया CC, और मैं कह देता हूँ DB, ताकि याद रहे क्लाउड CC क्लाउड कंप्यूटिंग को DB मीन्स कि ये सिक्योरिटी ग्रुप है डेटाबेस का। तो इसमें मैं इनबाउंड रूल्स डेटाबेस को माइंड में रखते हुए सेट करूँगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन में आप कर दें, यही पहला वाला ही कर दें। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ जस्ट पोर्ट है, पोर्ट भी यही रहेगी जिस पोर्ट पे हम कम्युनिकेशन करेंगे। और यहाँ पे भी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में हम कुछ देख लेते हैं। इनिशियल डेटाबेस नेम नाम देते हैं, नहीं देते तो हम जब कनेक्ट करेंगे वहाँ पे हम नाम दे देंगे। और यहाँ पे मैं बैकअप को भी अनचेक कर देता हूँ, और यहाँ पे हम बस इट्स ऑल सेट, और मैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, 2 डेटाबेस इंस्टेंस हैं, एक तो पहले से बना हुआ, एक अभी हमने बनाया डेटाबेस 2। ये वो हमारा वाला इंस्टेंस है जिसको अभी हमने कनेक्ट करना है। जितनी देर में ये जो डेटाबेस है ये इंस्टेंस क्रिएट होता है, इतने में हम एक EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हैं, उसको भी सेट कर लेते हैं, और फिर इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे दोबारा आता हूँ मैं
AWS पे और EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। यार वो मैंने खैर टाइम लग जाए, वो तो उस दिन आपने रोक लिया, उस दिन भी काम पूरा हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने रोक लिया था, तो इसलिए वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में ये पूरा काम हो जाए, ठीक है। कनेक्टिविटी से सारा काम एक वीडियो में हो जाए, ठीक है, क्योंकि लास्ट वो है, लेकिन उसमें हमने आधा काम किया है और अब आधा काम फिर नेक्स्ट में करें, तो वो मैंने कहा एक ही वीडियो हमारी बन जाए। तो कौन सा डोंट कनेक्ट किया है, डोंट कनेक्ट अभी कनेक्ट नहीं है, हम मैनुअली कनेक्ट करेंगे ना यहाँ से EC2 से, ठीक है। अच्छा जल्दी से करते हैं। अच्छा अब्दुल्ला EC2 पे जाते हैं और इंस्टेंस मेरे पास अभी एक है भी, लेकिन वो मैंने VPC के साथ उसको कनेक्ट किया है, तो इसलिए भी उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा जल्दी से आते हैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पर, और यहाँ पे हम उस पर ये एक हम तो Ubuntu यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे Amazon Linux भी है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये 22 वाला LTS ठीक है, और इसमें ये भी फ्री टियर पे अवेलेबल है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए की पेयर ऑलरेडी बहुत बनाया है, मुझे नया क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, एग्जिस्टिंग यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ एग्जिस्टिंग में मेरे पास ये 1 2 3 है, ये क्लाउड वाला मैं उसी को यूज़ करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार इंस्टेंस क्रिएट करो नए की पेयर आप वो जनरेट करो, एक ही है, सभी इंस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अच्छा जी अगेन यहाँ पे आएंगे, देखिए नेटवर्क सेटिंग, और ज़रा इसको एडिट कर ही लेते हैं। यहाँ पे अगेन देखें मैं VPC में कुछ नहीं कर रहा, जब तक मैं खुद VPC नहीं बनाऊंगा मैं VPC कुछ सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं अमेज़ॉन वाला VPC यूज़ करूँगा, सबनेट को भी नहीं करना। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ऑटो असाइनिंग पब्लिक IP जो ये इनेबल हो, ठीक है। ये अगर इनेबल नहीं होगी तो फिर आपकी IPs असाइन नहीं होंगी और ये 2 इंस्टेंस आप इसमें कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। अच्छा जैसे वहाँ पे हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, यहाँ पे भी हम एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। इस बार इसको हम नाम दे देते हैं CC वेब, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये सिक्योरिटी ग्रुप में हमने वेब से रिलेटेड रूल्स को लगाना है। और यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि अलाउ SSH एंड HTTP, डिस्क्रिप्शन है जस्ट, ठीक है। और इनबाउंड रूल्स अभी हम डिफ़ाइन नहीं करते, इनबाउंड रूल्स हम आगे चल के डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं इस इंस्टेंस को लॉन्च कर देता हूँ, एक बार देखता हूँ, ठीक है। 2 काम हो गए हमारे, RDS इंस्टेंस भी क्रिएट हो गया, EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करते हैं कि हम RDS को रिफ़्रेश करते हैं कि देखते हैं ये क्रिएट हो गया। चलो ये टाइम लगाता है 2-3 मिनट, ये हो जाएगा। अच्छा अब हमने ये करना है कि अगर आप यहाँ पे आएँ सिक्योरिटी ग्रुप्स पे, 5 सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, 2 डिफ़ॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 मैंने VPC जब क्रिएट किया उस अभी नहीं कह रहा हूँ उसके लिए, VPC मैंने क्रिएट किया और एक प्रॉब्लम आ रही थी उसको देखने के लिए, तो वो मैंने बनाए हैं। और 2 अभी आपको नज़र आ रहे हैं जो हमारे हैं, जो अभी हमने यूज़ करने हैं। वो 2 कौन से हैं, एक CCDB, एक CC वेब के नाम से, ठीक है। ये 2 आपके पास हुआ है। मैं इसमें जाता हूँ CC वेब में और इसके इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स को देखता हूँ। तो इनबाउंड रूल्स को मैं एडिट करता हूँ। ये जो मेरा क्या सेम भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, वो लास्ट में मैंने कहा था, ठीक है। लेकिन मैं भी यही बताना चाह रहा था कि अब डिफरेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम नहीं। एक्चुअली आप अगर कुछ टाइम पहले अगर किसी ने AWS पे काम किया है ना, तो उसको अभी आप देखो तो काफ़ी तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस आई हैं। पहले VPC बनाते थे, सबसे पहले इलास्टिक IP देते थे, अभी वो कंसेप्ट भी नहीं है, ठीक है। तो चेंजेस आती हैं, तो दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है। अच्छा देखिए ये जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप था ये किस पे लगा हुआ था, EC2 इंस्टेंस पर। इसको मैंने क्या करना है, एक बाय डिफ़ॉल्ट है कि ये अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये जो मेरा EC2 इंस्टेंस था उसमें मैंने क्या कहा था कि हम कौन कौन से दो इनबाउंड रूल्स अप्लाई करेंगे। इनबाउंड रूल्स का मतलब ये है कि इस इंस्टेंस को कौन एक्सेस कर सकता है। तो इस इंस्टेंस को
इसके लिए हमें 2 रूल चाहिए। एक ये चाहिए कि SSH लोकल मशीन से मैं EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करूं। दूसरा रूल मुझे ये चाहिए कि HTTP जो ब्राउज़र में मैं जो HTTP नॉर्मल ट्रैफिक है, जो ब्राउज़र से मैं भी मैं इसको एक्सेस कर सकूं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ HTTP और यहाँ से मैं ऑल करता हूँ, ठीक है, एनीवेयर। 2 रूल्स मैंने 2 इनबाउंड रूल सेट कर दिए। लोकल मशीन से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, ब्राउज़र से भी कनेक्ट हो सकता हूँ। बस यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं करना, मैं ये रूल्स सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे RDS पे, और नहीं, अगेन सिक्योरिटी ग्रुप पे जाते हैं, और वहाँ पे जो RDS के लिए जो सिक्योरिटी ग्रुप था वो कौन सा था, CCDB। इस पे जाते हैं और इसके इनबाउंड रूल्स को मैं देखता हूँ, ठीक है। अब देखें, इसका एक इनबाउंड रूल उसने बाय डिफ़ॉल्ट किया, एक इनबाउंड रूल हम बनाएंगे। इस बाय डिफ़ॉल्ट को मत छेड़ें और नया रूल ऐड करें। वो नया रूल क्या है, हम अब क्या चाहते हैं कि जो मेरा डेटाबेस वाला इंस्टेंस है ना, इसको कौन एक्सेस करे, इसको EC2 इंस्टेंस एक्सेस करे। इसको अगर इसको मैंने HTTP दे दिया तो फिर तो HTTP ब्राउज़र से भी मैं उसको एक्सेस करता हूँ, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये मेरी जो एप्लीकेशन है, इसके डेटाबेस को कोई डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। इसको मैंने प्राइवेट रखना है। इसके EC2 इंस्टेंस को लोग एक्सेस करें। वहाँ पे कोड लिखा होगा, क्यूरीज करेंगे, उस कोड से आप डेटा फैच कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। और वहाँ पे मैंने नो भी किया था, RDS इंस्टेंस क्रिएट करते हुए मैंने नो भी किया था कि उसको एक्सेस नहीं कर सके। अब मुझे ये बताना है कि मेरे इस इस RDS इंस्टेंस को कौन एक्सेस कर सकता है। तो कौन कर सकता है, EC2 किस पोर्ट पे कम्युनिकेट करेगा, 3306 पे। ये बात समझ आई है। मेरे RDS इंस्टेंस को कौन एक्सेस कर सकता है, EC2 इंस्टेंस। यहाँ पे अब मुझे कुछ 000 नहीं करना, मुझे अब मेरा वो जो EC2 इंस्टेंस है वो बताना है। तो EC2 इंस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किससे, CC वेब से। ये CC वेब सिक्योरिटी ग्रुप मैंने EC2 इंस्टेंस में लगाया था ना, CC वेब। अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव रूल्स करता हूँ। आउटबाउंड रूल्स की ज़रूरत नहीं है। आउटबाउंड रूल्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है कि यहाँ से डेटा आ रहा है तो एक्सेस कर सकते हैं कि कहाँ से डेटा आ सकता है, और यहाँ से जाना किधर, यहाँ से भाई कहीं भी जा सकता है डेटा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ज़रा देख लेते हैं RDS इंस्टेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं। हाँ, हो गया, ठीक है। RDS इंस्टेंस भी आपका क्रिएट हो गया। अब हम हमारी इस मशीन पे जाते हैं और यहाँ पे आके हम वो जल्दी से वो PHP वो सारी चीज़ें अभी से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और फिर एक प्रॉब्लम भी दिखाता हूँ आपको, प्रॉब्लम भी आई थी मुझे, ठीक है। तो फिर उसको डिस्कस करते हैं कि उसका फिर इसके लिए इसके साथ क्या किया। अच्छा जी, CD डाउनलोड्स, और यहाँ पे हम SSH-i क्लाउड वाली की मैंने यूज़ की है जो ऑलरेडी बनी है, ठीक है। और Ubuntu @ और यहाँ पे मैं पब्लिक IP उस इंस्टेंस की देखता हूँ जो कि है मेरे पास इंस्टेंस नहीं, ये इंस्टेंस क्रिएट होने में भी टाइम लगता है। जी, पिछली वाली यूज़ की नहीं बनाई हमने, पिछली वाली यूज़ की। क्या कुछ टाइम होगा, अभी तक तो नहीं एक्सपायर। जब एक्सपायर हो, जब काम नहीं करना शुरू होगी तो फिर एक्सपायर होगी, फिर दूसरी कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से नहीं एक्सपायर होती, कुछ टाइम होगा। कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसको देख सकते हैं, सिक्योरिटी कीज़ को देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं वहाँ से। वो बताता हूँ, पहले ये काम अच्छा कर ले। अच्छा, हमारा वाला कौन सा था, ये वाला, हाँ, CC वेब वाला, ठीक है। CC वेब वाला, यहाँ से आप नाम देख सकते हो, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप नेम। ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा इंस्टेंस है। मैं इसकी IP देखता हूँ सॉरी, पब्लिक IP, ठीक है। ये मैं लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इससे कनेक्ट हो गया। अब जल्दी से वो काम करते हैं। अच्छा, आज कंप्लीट 11 से 10 मिनट ऊपर भी चले जाए ना, तो आज तो सारा काम आज करके ख़त्म करना है, इसको कनेक्ट करके जाना है आज, ठीक है। लास्ट टाइम पे हो जाता, लेकिन चलो बस जो नहीं हुआ। अच्छा, अभी सबसे पहला काम क्या करना है,
सबसे पहला काम तो इसको अपडेट कर दें, sudo apt get अपडेट, पहला काम थोड़ी देर करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम अपाची इंस्टॉल करेंगे, तीसरा काम PHP इंस्टॉल करेंगे, चौथा काम MySQL इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक पांचवा काम भी है, वो फिर देखते हैं। ये हो गया। अच्छा, sudo apt get install apache 2। अच्छा जी, यस, ये आपका अपाची भी इंस्टॉल हो गया। अपाची के इंस्टॉल होने का पता ऐसा चलेगा कि आप वहाँ पे जाओगे, वार में www का फोल्डर होगा, www में HTML का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक फ़ाइल बनी होगी, तो वो हमने लास्ट क्लास में भी उसको कर लिया, ठीक है। अच्छा, PHP देख लेते हैं। इसके लिए हमें कमांड दे रहा है कि sudo apt इंस्टॉल, और जस्ट PHP कर ले हम, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो जस्ट कर लेते हैं हम इसको। ये इसने PHP भी इंस्टॉल कर दी, ठीक है। लास्ट क्लास में आपने मुझे यहाँ तक रोक दिया था, ठीक है, आगे जाने नहीं दिया। अच्छा जी, ये हमारी PHP भी इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब क्या करना है? अब मैं इस सर्वर पर PHP का कोड तो चला सकता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन चूँकि PHP प्लस MySQL का कोड इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो सॉरी वो चलाना है, तो हमें अब MySQL करना है। अब मेरा जो RDS इंस्टेंस है, ठीक है, वो तो अलग से बना हुआ है। मैं यहाँ पे MySQL को इंस्टॉल करके यहाँ से उस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट होऊंगा, यहाँ से वहाँ डेटाबेस क्रिएट करूँगा, यहाँ से वहाँ पे टेबल्स बनाऊँगा, और फिर उसको एक्सेस करते हैं, देखने कैसे। अच्छा, आप यहाँ पे लिखिए MySQL, और आपको वो कमांड बता देगा इसके लिए, इसको डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो आप लिखिए sudo इंस्टॉल और सॉरी apt इंस्टॉल MySQL, सिर्फ MySQL भी लिखे तो हो जाएगा, या अच्छा, ये MySQL क्लाइंट और सर्वर का एक ही चीज़ है। अच्छा, इस पर कंफ्यूज होना कि ये MySQL क्लाइंट या सर्वर कुछ और कह रहा है, ये एक ही चीज़ है, कुछ इसमें इशू नहीं है, ठीक है। MySQL, बस MySQL करते हैं, देखते हैं क्या करता है। अच्छा, कहता है पूरा लिखो, MySQL क्लाइंट, वर्जन खुद ही लेटेस्ट सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें PHP भी इंस्टॉल हो गई, MySQL भी इंस्टॉल हो गई, अपाची हमने उससे पहले, चूँकि वो हमें एक सर्वर चाहिए है ना, उस मशीन पे, इसमें EC2 मशीन पे एक सर्वर चाहिए जो PHP की कोड को चला सके। ये 3 काम हो गए। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि यहाँ से, अभी चूँकि मैं EC2 मशीन पे हूँ ना, यहाँ से मुझे उस मशीन को एक्सेस करना है। कौन सी मशीन को? RDS की मशीन को। और वहाँ पे मुझे क्या करना है? डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल्स बनाने हैं, ये काम करना है। अच्छा, कनेक्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? नहीं, डेटाबेस से कनेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? होस्ट का एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, और पोर्ट भी साथ बतानी है, ठीक है, 3306। क्या करेंगे उसके लिए? MySQL या अच्छा, MySQL आपने लिखा, उसके बाद आप लिखोगे -h होस्ट के लिए। होस्ट का हमें कैसे पता चलेगा? होस्ट का हमें ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे आप आएंगे और ये आपके RDS है, RDS में यहाँ पे डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आएगा एंड पॉइंट। ये जो एंड पॉइंट है ना, ये आपका होस्ट का एड्रेस है। इस एड्रेस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं कि यहाँ इस एड्रेस पे मेरा RDS इंस्टेंस, इस डेटाबेस इंजन यहाँ पर मेरा पड़ा हुआ है, यहाँ से आप इसको एक्सेस करोगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और वापस इस यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यही है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आप करेंगे
हाइफन दोबारा लगाएंगे और इसके बाद आप करेंगे यू करके, मतलब यूज़र बता रहे हैं, तो यूज़र हमारा कौन सा था, एडमिन। दूसरी चीज़ होगी, इसके बाद आप करोगे हाइफन लगा के कैपिटल पी लिखोगे। कैपिटल पी रिप्रेजेंट करता है पोर्ट को और स्मॉल पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है पासवर्ड को। तो पोर्ट नंबर भी यहाँ पे आप दे दें 3306, ये आपने कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप फिर हाइफन लगाओगे और पी लिख के फिर पासवर्ड अभी देने की ज़रूरत नहीं है, इंटर करो, फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो मुझे कहता है कि पासवर्ड दो, तो मैं पासवर्ड अभी देता हूँ, ठीक है। ये पासवर्ड मैंने दे दिया और ये मैं उस मशीन के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है MySQL, मैं उस मशीन के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आप लिखो शो डेटा बेसिस, ठीक है। या वगैरह ये 2 3 4 डेटा बेसिस है। हम हमारा डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो हम कहते हैं क्रिएट, आई थिंक ये जो भी करो इसमें तो किसी को मसला नहीं होगा ना, सिंपल SQL की क्यूरीज हैं, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस और नाम दे देते हैं इसको फैकल्टी, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस बन गया, 1 दिख रहा है कि 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो शो डेटाबेसिस में कि आपका ये बना है कि नहीं। जी, ये आपका एक टेबल बन गया, कौन सा, फैकल्टी के नाम से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हम कहते हैं कि यूज़ फैकल्टी को यूज़ करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक टेबल बनाओ, ठीक है। टेबल कौन सा बनाओ, हम कहते हैं कि एक टेबल बनाओ। अच्छा, उसके लिए मैंने अब क्या पूरी क्यूरी वो करूँ, मैंने उसके लिए क्यूरी लिख दी है। यहाँ से हम उसको सिंपली उठाते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। ये ऊपर वाली कुछ कमांड्स हैं, इसको फ़िलहाल इग्नोर करें, ये बता दूंगा कि ये कहाँ पे। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक टेबल बन गया, ठीक है। उस टेबल में कुछ डेटा भी डालना है, तो अगेन यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम आके उस टेबल में, ये मैंने पहले से सेट किया था कि यहाँ पे हमें फिर प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे आके हम अच्छा क्या कहते हैं अली में, अच्छा ये है कि ये वर्ड में जो सिंगल क्या कहते हैं, सिंगल कोटेशन वो और तरह से होते हैं, यहाँ इंजन में और तरह से होते हैं, तो इसको ज़रा सा एडिट करना है हमने, ठीक है। इसको आप इस तरह कर लें, ये थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर ये आपके पास डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गया, वहाँ पे हमने कुछ इंसर्ट भी कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हम PHP के कोड को चलाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया, ठीक है। एक रो आपकी इफेक्ट होगी, देखते हैं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन्स, ठीक है। क्या, हाँ कैपिटल रहा है, सही, ठीक है। ये आपके पास जी, आपके पास इस मशीन से हम उस मशीन पे कनेक्ट है, उस मशीन पे हमने एक डेटाबेस बनाया फैकल्टी के नाम से, उसके अंदर एक टेबल बनाया पर्सन्स के नाम से, उसके अंदर एक रो हमने इंसर्ट कर ली इस तरह की। और इसके साथ हम ये तो हम यूँ कर रहे हैं ना कमांड लाइन से, आप वर्क बेंच वगैरह इंस्टॉल करके ग्राफिकली भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम उसमें नहीं जाते, अभी हम हमारा जो आज का काम है उसकी तरफ देखते हैं। डेटाबेस सेट हो गया, लोकली में इसके साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है। एग्जिट करते हैं, डेटाबेस से निकलते हैं और वापस मशीन पे आते हैं, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं कि CD और LS और वार, मैं अपने उस फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे मेरे PHP का कोड चलाना है, ठीक है। war/www
/html, ठीक है। यहाँ पे मैं जब ls करता हूँ तो मुझे कहता है एक ही फाइल है sudo index.html। तो index.html को रिमूव करके हमने इसको index.php करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ sudo remove index.html, ठीक है। ये आपके पास रिमूव हो गई। मैं यहाँ पे दूसरी फाइल php की क्रिएट करता हूँ sudo nano index.php, ठीक है। यहाँ पे अब हमने PHP का कोड लिखना है, वो कोड लिखना है जिसमें हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हो और उस टेबल से वो एक डेटा फैच कर रहा हो, ठीक है। वो कोड भी मैंने तैयार रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे रखा है मैंने, इसी में नहीं, वो यहाँ पे आते हैं और ये, हाँ यहाँ पे देखें, ठीक है। ये वो PHP का कोड है जो आपका क्या करेगा, जिसको आप जब रन करेंगे उसमें, तो आपको ब्राउज़र पे उस डेटाबेस से वैल्यूज़ उठा के ला के देगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है। यहाँ पे पहले तो इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एडमिन में ये पासवर्ड ये नहीं है, पासवर्ड मैंने रखा है 1 2 3 4 5 6 और DB, ठीक है। ये हो गया और डेटाबेस का नाम फैकल्टी है और पर्सन्स और बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और वहाँ पे मैं इसमें जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी हम जाते हैं हमारे ब्राउज़र पे, यहाँ पे भी मैं एक प्रॉब्लम आएगा, उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एड्रेस क्या है हमारे इसका, ये IP, इस IP से हम उसको एक्सेस करेंगे। अभी हमें ये तो बता रहा है कि वेलकम टू द क्लास ऑफ क्लाउड, लेकिन ये डेटाबेस से वो फैच नहीं कर रहा। कनेक्ट लोकली कनेक्ट हो गया है, लेकिन अभी डेटाबेस से वो फैच नहीं कर रहा। तो क्या रीज़न हो सकता है? क्या किस पे? यहीं पे डिस्प्ले करा रहे हैं ना, वहाँ से इसी पेज पे डिस्प्ले करा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं दिया यार? ये कोड, ये देखो ना, कनेक्शन क्यों नहीं दिया? ये नजर नहीं आ रहा कनेक्शन, MySQLi_connect। नुमान क्या मसला हो सकता है? PHP ये बताया, PHP पे किस ने पहले काम किया है? सबने किया है ना, मैंने भी किया था किसी ज़माने में, ठीक है। अच्छा, मैं आप बता तो यहाँ पे जस्ट इसको बताने का मकसद ये है ना कि हम कभी कभी छोटी चीज़ें इग्नोर करते हैं और मसला छोटा सा होता है। मेरे साथ भी हुआ था, मैं कह रहा था मसला क्या है, तो मैंने क्या किया, चूँकि मैं पहले भी इस पर काम किया और अभी तो मुझे काफ़ी चीज़ें चेंजेस लगी ना, चेंजेस आए कि यार पहले ऐसे होता था वैसा। तो मेरा माइंड जा रहा था कि यार कि VPC में कोई मसला है, मैं डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ कर रहा हूँ, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, उसकी वजह से ये मसला कर रहा है, कुछ IP का मसला है। वो देखा, नहीं समझ आई। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपना एक और VPC बनाया, फिर उस पर ये एप्लीकेशन फ्रंट एंड बैक एंड ये डिप्लॉय की, तब भी सेम मसला था। फिर उस वक्त मुझे पता चला कि नहीं यार, ये तो VPC का मसला नहीं है, PHP के कोड में सिंपली मसला है। ये MySQLi_connect वाला कोड मैंने कहा पहले मुझे देखना चाहिए था कि जो MySQLi_connect है ये काम कर भी रहा है कि नहीं। फिर मुझे याद है कि यार हम तो यूबंटू पे हैं, ठीक है। लेट्स से हम विंडोज़ पे जब काम करते थे तो अपाची इंस्टॉल किया तो उसके अंदर सारे वो जो उसकी फंक्शंस है ना, MySQLi_connect, एरर्स वगैरह सब आ जाते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। क्या चीज़? HTML से डिस्प्ले करवाएंगे। किस में? पेज के ऊपर HTML से डिस्प्ले कराएंगे? HTML का एक पेज ये करा, पेज एक बना के उसमें नहीं सर, ये जो आउटपुट इसमें PHP की कोड में आ रहा है वाइट के लिए, इसमें सर ये HTML से डिस्प्ले कराएंगे, ये मसला नहीं है।
नहीं, ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है, ऐसे भी डिस्प्ले हो जाता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। मसला ये है कि ये जो PHP का कोड है ना, ये MySQL कनेक्ट वाले फंक्शन को पहचान ही नहीं रहा। कहता है ये फंक्शन PHP के जब आपने इंस्टॉल किया वहाँ पे लोड हुआ ही नहीं है, वो ये कह रहा है, ये है ही नहीं। तो वो देखें, उसके लिए तरीका ये है कि आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, एक फंक्शन आपको पता होगा PHP info का एक फंक्शन है, वो आपको पता है? चलो अभी देख लो। अच्छा, ये यहाँ पे आप आ जाओ और इसको रिफ़्रेश करो, तो ये आपके पास सारी आपको PHP info बताता है, कोई वर्जन ये है और ये। तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे पहले देखना चाहिए था, लेकिन उस तरफ माइंड ही नहीं गया। तो यहाँ पे मुझे MySQL वाला पोर्शन कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, कहीं भी आप देख लें। तो फिर मुझे पता चला कि ये नहीं हो रहा। फिर मैंने ये किया, ये आपके पास एक फंक्शन है var dump फंक्शन एग्जिस्ट, ये आपको ये बताता है कि ये फंक्शन जो आप यूज़ करो ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो फिर मैंने इसको चलाया, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, देखें ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स की। यहाँ पे आते हैं दोबारा और यहाँ पे इसको देखते हैं, और मैं इसको इसके नीचे बल्कि यहाँ पे कर देता हूँ। PHP info कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे आके मैं वो फंक्शन पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन ये करता है, ये देखता है कि क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फ्रेश करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है बूलियन फॉल्स। तो पूरा वो VPC बनाने का फिर मुझे पता चला अच्छा ये फंक्शन ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ये वाले फंक्शन वो करना है, इसमें इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे आप दोबारा आएँ और इसके लिए आप करेंगे sudo apt install php mysql, ठीक है, ताकि वो वाली चीज़ें इसमें आ जाएं। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अभी वो MySQL वाली चीज़ें आ गई, ठीक है। मैंने कहा ना, चूँकि Ubuntu पे तो हमें एक ही चीज़ उसको खुद देखनी पड़ती है। ये हमने कर लिया। अच्छा, इसके बाद आप अपाचे को ज़रा रिस्टार्ट कर लें, ठीक है। क्या थी, sudo service apache 2 रिस्टार्ट, ठीक है। स्पेलिंग sudo service apache 2 रिस्टार्ट। ये इसको मैंने रिस्टार्ट कर लिया और दोबारा ज़रा रन करके देखते हैं कि वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया कि नहीं। हो जाएगा, अभी भी ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा, ये देखें आप, ठीक है, ट्रू बता रहा है कि हाँ अब वो MySQL वाला फीचर इसमें आ गया है, फंक्शन इसमें, अब आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको अली अहमद XYZ पेशावर ये आपको डेटाबेस से फेच करके ला के दे रहा है। तो अगर यहाँ पे हम दोबारा आ जाएं तो हमारा जो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट थी वो कुछ इस तरीके से थी कि आपका दो मशीन्स है, एक EC2 मशीन है, एक RDS मशीन है। RDS मशीन पे हमारा क्या है, हमारा डेटाबेस है, और ये जो EC2 मशीन है यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड PHP का कोड है, वहाँ पे बैक एंड है। दोनों को हमने कनेक्ट किया। कनेक्ट कैसे किया? कनेक्ट कैसे किया अब्दुल्ला? इन दो मशीन को कनेक्ट कैसे किया है? गुड। सिक्योरिटी ग्रुप्स हमने डिफाइन किए कि इसके ये रूल्स हैं, उसके ये रूल्स हैं, इसके थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया। और ये तो 2 टियर है ना, फ्रंट एंड बैक एंड। आप 3 टियर एप्लीकेशन में डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जिस तरह का नेटवर्क आप चाहते हैं, जिस तरह का आर्किटेक्चर आप चाहते हैं। अभी ये सिंपल आर्किटेक्चर है जिसमें 2 लेयर्स हैं, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड। ये हमने ऐसे डिप्लॉय किया। हमने जो आर्किटेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है,
आप अपने हिसाब से आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हो कि कितनी मशीन्स होंगी, कितनी लेयर्स होंगी, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे होगा, और ये सारा आप कर सकते हो। तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है VPC, ठीक है। हम जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो इस पर होगा, VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मैं भी इस पर इतनी बात नहीं करता, लेकिन फिर हम डिटेल से बात करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी कवर करेंगे, डिटेल से इसको समझेंगे होता क्या है, फिर हम एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाएंगे, फिर उस क्लाउड पे फिर हम यही वाली एप्लीकेशन दोबारा डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। यही बस, ये हमारे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन काफ़ी है। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ये है, इसका जस्ट कंसेप्ट ये है कि आप का अपना एक नेटवर्क, एक सिक्योर नेटवर्क। अभी हम अमेज़ॉन वाला यूज़ कर रहे हैं, हम हमारा नेटवर्क नहीं है, उसमें हम कुछ चीज़ों पे हम बाउंड है। हम जब अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, इट्स मीन कि ये एक सिक्योर नेटवर्क है, बाहर से कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई थर्ड पार्टी भी इसे वो नहीं कर सकती। सिक्योर जैसे हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्यों बनाते हैं, कि हमारा एक अपना पर्सनल नेटवर्क हो। तो ये देखेंगे प्राइवेट क्यों कहते हैं और ये वर्चुअल क्यों कहते हैं, इस पर फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप जब भी इस तरह से काम करें, अगर यूबंटू सर्वर है तो फिर आपने एक ही चीज़ इस तरीके से देखनी है, ठीक है। मेरी तरह ये नहीं करना कि छोटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किए बगैर डायरेक्ट आप VPC पे चले गए और ये चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे ये कोड भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर आपकी लेट से एक और मसला भी है, ये आपको एरर्स भी नहीं दिखाता। मुझे ये PHP जब आप वैसे यूज़ करते हैं, आपको कोई एरर है वो दिखा देता है कि इस लाइन में ये मसला है। उस एरर के लिए आपको भी एरर रिपोर्ट वाला पैकेज वो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो ये आपके पास कोड है, इस कोड को आप चलाओ तो ये आपको एरर बता देगा। तो इस कोड में आप चलाओ तो आपको एरर बता देगा भाई क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा, क्या मसला है। तो ये चीज़ भी आप लोग देख लें। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज एक कंप्लीट वीडियो बन गई जिसमें आपको A to Z सारी चीज़ें बता दी, कैसे आपने 2 इंस्टेंस बना के उसको कनेक्ट किया और कैसे फ्रंट एंड बैक एंड को उस पर डिप्लॉय कर दिया, ठीक है।